Welcome in this lecture of Introduction to Fluid Mechanics. In this lecture, we are going to start our Module 3, Fluid Kinetics. So, the contents of this module are classification of flow, okay. Then we have to study about streamline, path line, streak line, and stream tube. Then stream function, velocity, potential function, and finally the continuity equations in 1, 2 and 3 dimensions of Cartesian coordinates. So let us start with introduction. Kinetics of fluid or fluid kinematics of fluid और fluid kinematics. तो ये क्या है, ठीक है. तो बेसिकली हम तो जानते हैं कि फ्लूइड काइनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि केवल फ्लूइड का मोशन का स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग एसोसिएटेड फोर्सेस, ठीक है. तो केवल हम लोग मोशन से रिलेटेड चीजें जो है जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और काइनेमेटिक एस्पेक्ट्स जो है स्पेस और टाइम रिलेशंस के, केवल उन्हीं चीजों को इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है. बिल्कुल शुरू में हमने मॉड्यूल 1 में जब हम शुरू कर रहे थे, ठीक है, और नॉट मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 0 हमने किया था, उसमें हमने फ्लूइड्स को बांटा हुआ था फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड काइनेमेटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स. तो फ्लूइड स्टैटिक्स हमने पढ़ लिया जिसमें हम किसी भी फ्लूइड के स्टेडी स्टेट में उसका फ्लूइड के स्टैटिक स्टेट में उसकी स्टडी करते थे. नाउ फ्लूइड के मोशन में हम लोग स्टडी करेंगे बट यहाँ पे फोर्सेस कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है. तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स जो है ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्लूइड काइनेमेटिक्स का एप्लीकेशन जो है वो हमें एनर्जी मोमेंटम इक्वेशंस और फ्लो विजुअलाइजेशन से रिलेटेड जो फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम्स होंगे उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी. फर्दर फ्लूइड फ्लो एनालिसिस में हम लोग यूलेरियन अप्रोच यूज करते हैं. दो तरह के अप्रोच होते हैं, एक तो लैग्रेंजियन, दूसरा यूलेरियन. तो लैग्रेंजियन अप्रोच जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं फ्लूइड फ्लो एनालिसिस में, बिकॉज क्या होता है कि जो लैग्रेंजियन अप्रोच है, ठीक है, राइट, लैग्रेंजियन अप्रोच, ठीक है. तो लैग्रेंजियन अप्रोच में हम लोग फ्लूइड के पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं, okay? वहाँ पे पार्टिकल लेवल पे जाके हमें स्टडी करना होता है, ठीक है. और यूलेरियन अप्रोच जो है इसमें क्या होता है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी रहता है, ठीक, और फ्लूइड को एक कंप्लीट मास के तौर पे वेरियस सेक्शंस पे एनालाइज किया जाता है. तो हम लोग ये लैग्रेंजियन अप्रोच फ्लूइड में इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते कि फ्लूइड के पार्टिकल्स को हर पॉइंट पे स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होता है. अगर फ्लूइड मोशन में हो तो किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल को हम ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है. पार्टिकल लेवल स्टडी होता है ये, ठीक. तो किसी एक, अगर हम फ्लूइड के किसी एक पार्टिकल को कंसिडर कर लें, ठीक, तो इंडिविजुअल पार्टिकल का, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल
किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पार्टिकल को हम लोग ट्रेस नहीं कर सकते अगर फ्लूइड मोशन में। ओके, इस कारण क्या होता है कि लैग्रेंजियन अप्रोच डिफिकल्ट होता है फ्लूइड फ्लो एनालिसिस में अप्लाई करना। ठीक, इसलिए लैग्रेंजियन अप्रोच जो है हम लोग जनरली मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में अप्लाई करते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसके अगर किसी इंडिविजुअल पार्टिकल को हम स्टडी करना चाहें, ठीक है, उसके बिहेवियर को, तो क्योंकि हम वो पार्टिकल कहीं मूव नहीं करेगा बॉडी में से, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे लैग्रेंजियन अप्रोच हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। बट फ्लूइड फ्लो एनालिसिस की जब बात आती है तो चूंकि हम पार्टिकल को ट्रैक नहीं कर सकते, किसी एक पार्टिकल को बिल्कुल ही ट्रैक नहीं कर सकते, ओके, अगर ट्रैक कर भी ले तो इसके लिए बहुत हाई कंट्रोल चाहिए, बहुत हाई कंट्रोल, हाई प्रिसीजन चाहिए, ठीक है, तो उतना ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यूलेरियन अप्रोच पे जाते हैं। ओके, ये दोनों अप्रोच में ये डिफरेंस है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसी अप्रोच को फ्लूइड फ्लो एनालिसिस में यूज करते हैं। नाउ ये तो था इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब अगर हम बात करें अप्रोचेस की, ठीक है, तो जो हमारा प्रॉपर्टी है किसी फ्लो फील्ड का, उसको हम लोग स्पेस कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, ठीक है, स्पेस कोऑर्डिनेट्स और टाइम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो प्रॉपर्टी फ्लो फील्ड जो है वो वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर वेक्टर फील्ड वेरिएबल है, ठीक है, सॉरी दिस विल बी फील्ड, वेक्टर फील्ड वेरिएबल है तो उसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, जहां पे हम लोग एक्स वाई जेड डायरेक्शंस में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स में, यहाँ पे हमने वेलोसिटी को बस एग्जांपल के तौर पे हमने वेलोसिटी लिया है, दूसरा भी कोई भी हम वेक्टर वेरिएबल ले सकते थे, ठीक है। तो जो हमारा वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएगा, ओके, उसको भी हम लोग तीनों डायरेक्शंस में लिख सकते हैं। ओके, u will be equal to u function of x y z and t, सिमिलरली v एंड w भी हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम लोग करते हैं किसमें, जब हमारा वेलोसिटी वेरिएबल सॉरी जो फील्ड वेरिएबल है वो क्या, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम स्केलर फील्ड में काम कर रहे हो, स्केलर फील्ड में, तो वहां पे क्या होता है, सिंपली हम लोग इस तरह प्रेशर का जैसे हमने एग्जांपल ले रखा है, तो इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो ये दो तरह के हम लोग, ठीक है, दो तरह से फंक्शंस को स्पेस कोऑर्डिनेट्स और टाइम के साथ लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाई जेड क्या है, ये हो गए स्पेस कोऑर्डिनेट्स, और टी क्या हो गया, टाइम कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो करें, तो फ्लूइड फ्लो को हम कई बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिफाई करते हैं इसको फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्लूइड प्रॉपर्टीज विथ टाइम, ठीक है, वेरिएशन ऑफ फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज विथ टाइम। तो इस बेसिस पे अगर हम फ्लूइड फ्लो को क्लासिफाई करें तो दो तरह के फ्लो होते हैं, एक तो होता है स्टेडी फ्लो, ठीक है, और दूसरा होता है अनस्टेडी फ्लो। ठीक, तो पहले ये फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, तो फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग वेलोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर,
एक्सेलरेशन, ठीक है, इस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसको कंसिडर क्या कहते हैं, फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और दूसरा होता है फ्लूइड प्रॉपर्टीज। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज में हम लोग डेंसिटी को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, डेंसिटी वगैरह क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है, डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, ये सब क्या हो गया, फ्लूइड प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। तो अगर किसी फ्लो में ये फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्लूइड प्रॉपर्टीज टाइम के साथ किसी पॉइंट पे चेंज नहीं होते हैं, ठीक है, डू नॉट एट ए पॉइंट डू नॉट चेंज विथ टाइम, तो ऐसे फ्लो को हम लोग कहते हैं स्टेडी फ्लो। ओके, देन अगर टाइम के साथ किसी पॉइंट पे फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्लूइड प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं अनस्टेडी फ्लो। ओके, तो टाइम के साथ चेंज नहीं होना है, तो सपोज हमने एक कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर कर लिया वेलोसिटी, ठीक है, मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, लेट अस कंसिडर वेलोसिटी। ओके, तो वेलोसिटी है, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अगर किसी पॉइंट पे एट ए पॉइंट if at a point by dt dv by dt इक्वल टू 0, यानी टाइम के साथ वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो गया, स्टेडी फ्लो, ठीक है, ये क्या हो गया, स्टेडी फ्लो, इसको हम लोग कह देंगे स्टेडी फ्लो। बट अगर एंड इफ dv by dt नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन को ले लें तो dA by dt इक्वल टू अगर 0 हो रहा है तो स्टेडी फ्लो है, dA by dt अगर नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो अनस्टेडी फ्लो है। डेंसिटी अगर ले लेते हैं तो d रो अपॉन dt अगर 0 हुआ तो स्टेडी फ्लो, d रो अपॉन dt नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग स्टेडी और अनस्टेडी फ्लो को क्लासिफाई करते हैं। ओके, फर्दर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम स्टेडी फ्लो की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ओके, दोनों में से किसी में चेंज नहीं आना चाहिए, तो वो क्या है, स्टेडी फ्लो। अगर किसी में भी चेंज आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो अनस्टेडी फ्लो। यहाँ हम लिखे हुए हैं, हमने लिखा हुआ और फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्लूइड प्रॉपर्टीज। ओके, अगर किसी में भी चेंज आ गया तो फिर वो क्या हो गया, अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन ऑफ फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद टाइम, फ्लो हो गया कौन सा, स्टेडी एंड अनस्टेडी, ठीक। फर्दर क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो हमने रखा वेरिएशन ऑफ फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज विथ स्पेस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विथ स्पेस एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम में अगर स्पेस के किसी स्पेस में, ठीक है, अगर फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्लूइड प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक, तो वो हो गया क्या, यूनिफॉर्म फ्लो। अगेन यहाँ पे हमने यूज किया है एंड, ओके, फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स at any instant of time do not change with space. Okay, do not
चेंज विथ स्पेस। तो ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म फ्लो। अब अगर फ्लूइड प्रॉपर्टीज या फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कोई चेंज आ गया स्पेस के साथ, ओके, चेंज विथ स्पेस, तो वो फिर क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ओके, यहाँ पे शुड बी और, ठीक है। If the fluid properties or flow characteristics at any instant of time change with space, then it will be on non-uniform fluid। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो हमने दो क्लासिफिकेशन के बेसिस देखे, दोनों में से बहुत ही माइनर सा डिफरेंस हमने देखा। एक में हम देख रहे थे फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्लूइड प्रॉपर्टीज में टाइम के साथ किसी पॉइंट पे वेरिएशन, ठीक है, और एक में देखा कि किसी पॉइंट पे टाइम के रेस्पेक्ट में वेरिएशन, ठीक है, ओके। तो जस्ट थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर होता है, एक जगह पे हम विथ टाइम करते हैं, ठीक है, और दूसरी जगह पे हम लोग टाइम को, किसी पर्टिकुलर टाइम को देखते हैं और उस टाइम इंटरवल में किसी स्पेस में चेंज आ रहा है या नहीं ये देखते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम इन दो तरह के क्लासिफिकेशन को, ठीक, अगर मिला के देखें, ठीक है, दोनों को एग्जाम्पल समझना चाहें कंबाइंड तरीके से, ओके, हमारे पास क्या है, स्टेडी एंड अनस्टेडी, ठीक है, दूसरा है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो ये फ्लो के टाइप्स हैं, ओके। नाउ इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, ओके। कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, फ्लो क्या हो सकता है, स्टेडी हो और यूनिफॉर्म हो, ठीक। फ्लो क्या हो, स्टेडी भी हो और यूनिफॉर्म भी हो, यानी किसी टाइम के साथ फ्लो में कोई फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्लूइड प्रॉपर्टीज में भी चेंज नहीं आ रहा है और स्पेस के साथ भी चेंज नहीं आ रहा है, ठीक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, ओके। दूसरा क्या हो सकता है कि फ्लो में टाइम के साथ तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, बट स्पेस के साथ चेंज आ जा रहा है, ठीक। तो स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ओके। देन फिर एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि जो फ्लूइड है, ठीक है, वो अनस्टेडी है, टाइम के साथ चेंज हो जा रहा है, ओके, टाइम के साथ चेंज हो जा रहा है, बट स्पेस के साथ कोई चेंज इसमें नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन जो हो गया वो क्या हो जाता है, अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। फिर एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है कि फ्लो क्या हो, टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है, स्पेस के साथ भी चेंज हो रहा है, अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। तो
अभी इसके एग्जांपल्स हम पाइप फ्लो में समझेंगे, ठीक है। अभी जो इसके एग्जांपल्स हैं वो हम पाइप फ्लो के अकॉर्डिंग समझेंगे। एक पाइप फ्लो होता है, दूसरा होता है ओपन चैनल फ्लो। तो पाइप फ्लो सबको पता होगा कि पाइप में जो फ्लो हो रहा है वो हो गया पाइप फ्लो। और ओपन चैनल फ्लो, ये मैं थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट में बोल रहा हूँ कि ये रिवर्स वगैरह जो फ्लो करती हैं या ओपन ड्रेन्स जितना फ्लो होता है ये हो गया कि ओपन चैनल फ्लो। ओके, ठीक है। तो ओपन चैनल फ्लो के केस में ये चार कॉम्बिनेशन नहीं बनते हैं, ठीक है। ये केवल पाइप फ्लो में ही बनते हैं। तो हम यहाँ पे पाइप फ्लो के एग्जांपल के साथ अगर समझें कि सपोज हमने एक पाइप लिया, ठीक है। एक पाइप लिया हमने और पाइप क्या है कि यूनिफॉर्म है, पूरी तरह उसका जो साइज है पाइप का, ठीक है, वो एक जैसा है, कहीं भी साइज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, यानी अगर दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक, सपोज ये एक पॉइंट है ए एंड देन दूसरा पॉइंट है एक बी। तो ए और बी के बीच एक हमने इस तरह पाइप सेट किया है, ठीक है। और इस पाइप का साइज यानी इसका डायमीटर कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, एक जैसा रह रहा है। ए से बी तक डायमीटर क्या है, सेम है, ठीक है। और इसमें जो हम फ्लो करा रहे हैं, ठीक, वो भी बिल्कुल रेट ऑफ फ्लो जो इसमें रखा हुआ है हमने वो बिल्कुल कांस्टेंट, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो क्या है रख रखा है हमने, बिल्कुल कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो के साथ किसी सेम साइज थ्रू आउट का पाइप हो तो उसमें जो फ्लो होता है वो क्या हो गया, स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। बिकॉज क्या हमने रख रखा है, जो रेट ऑफ फ्लो है उसको हमने कांस्टेंट कर रखा है, ठीक, उसमें कोई चेंज नहीं आने दे रहा, तो कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो है, ठीक है। हम सारे एग्जांपल्स को पाइप साइज के अनुसार समझेंगे। ओके, पाइप साइज एंड देन दूसरा एक जो समझने का होगा वो रेट ऑफ फ्लो, ठीक है। तो सेम पूरे लेंथ में हो, पूरे एकदम लेंथ में पाइप क्या है, सेम साइज का है और रेट ऑफ फ्लो क्या है, कांस्टेंट है। तो उस टाइप के फ्लो को हम कहेंगे स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। दूसरा ऐसा हो जाए कि पाइप तो पूरी लेंथ में बिल्कुल सेम रहे, ठीक है, पाइप अपने पूरे लेंथ में सेम रहे, पाइप के साइज में हमने कहीं कोई चेंज नहीं किया है, ठीक है। बट रेट ऑफ फ्लो जो है, ठीक है, वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, रेट ऑफ फ्लो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या हो गया, हमने फ्लो को क्या कर दिया, फ्लो पैरामीटर को चेंज किया टाइम के साथ। ओके, फ्लो पैरामीटर को टाइम के साथ चेंज कर दिया तो फ्लो क्या हो गया, अनस्टेडी हो गया। और पाइप साइज क्या है, पूरा एक जैसा है, तो उसके अंदर जो फ्लो स्पेस के साथ कोई चेंज नहीं आएगा फ्लो में, बट टाइम के साथ चेंज आएगा। तो वो क्या हो गया, अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। देन ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि कन्वर्जिंग पाइप ले लें, यानी पाइप का एक सिरा क्या हो, बड़े डायमीटर का हो और दूसरा सिरा छोटे डायमीटर का हो, ठीक है। और उसके अंदर हम एक कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो करा रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, ये केस क्या हो गया कि हमारा रेट ऑफ फ्लो कांस्टेंट है, यानी टाइम के साथ कोई चेंज हम नहीं आने दे रहे हैं फ्लो में। बट पाइप साइज क्या है, वो हमारा चेंज हो गया है। एक साइड, एक सिरे पे वो बड़े डायमीटर का है, दूसरे सिरे पे छोटे डायमीटर का है, ठीक है। तो वैसे केस में क्या हो गया,
वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल किस चीज का हो गया फिर? स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का। देन फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पाइप है वो हमने डाइवर्जिंग ले लिया। ठीक है, यानी अब एक सिरा इसका छोटा छोटा है और दूसरा सिरा बड़ा है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि मैंने जो पिछला एग्जांपल बोला उसमें पहला सिरा बड़ा बोला और दूसरा सिरा छोटा बोला, बट अब जो एग्जांपल हम बात कर रहे हैं उसमें पहला सिरा छोटा है, दूसरा सिरा बड़ा है, यानी डाइवर्जिंग टाइप पाइप है। ठीक है, तो डाइवर्जिंग टाइप पाइप है, यानी उसके अंदर जो भी फ्लो होगा वो तो नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, ठीक है, और रेट ऑफ फ्लो हम डिक्रीज करा दे रहे हैं। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज करा दे रहे हैं। तो इस तरह जो फ्लो होगा पाइप में वो कहलाएगा क्या? अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, फ्लो कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब अगर इंडिविजुअल एग्जांपल्स के साथ समझना चाहें, ओके, तो स्टेडी फ्लो क्या हो गया कि एक पाइप हमने लिया, ठीक, और उसमें हम बिल्कुल कांस्टेंट रेट ऑफ फ्लो करा रहे हैं। ठीक, तो वो हो गया स्टेडी फ्लो। या फिर अगर हम फ्लो रेट को वेरी करा दें, इंक्रीज डिक्रीज कर दें, तो वो हो गया क्या? अनस्टेडी फ्लो। ओके, फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की अगर बात करें हम, ठीक है, तो पाइप के साइज को हम चेंज कर देते हैं। ओके, पाइप के साइज को हम चेंज कर देते हैं। ठीक, तो पाइप का साइज जैसे ही चेंज होगा, ओके, तो क्या होगा फिर? हमें कुछ अगर कुछ दूर तक पाइप एक साइज का है एंड देन फिर चेंज हो रहा है, तो जितनी दूर तक एक ही साइज का है वहां तक फ्लो यूनिफॉर्म रहेगा, एंड देन आफ्टर उसके बाद पाइप में चेंज आ जा रहा है तो फिर वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस तरह देखें, सपोज ये कोई पाइप है इस तरह, तो जो फ्लो होगा वो यहां तक तो क्या होगा? यहां से यहां तक तो यूनिफॉर्म रह जाएगा, स्पेस के साथ कोई चेंज नहीं आएगा इस पोर्शन में। बट उसके बाद हम देख रहे हैं क्या? स्पेस के साथ चेंज आएगा, तो इस पोर्शन में जो फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। ओके, ठीक है, तो इस तरह हम लोग ये क्लासिफिकेशन करते हैं ना। आगे फिर और क्लासिफिकेशन से उसको देखते हैं। ठीक है, अब है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो स्ट्रक्चर। ठीक, जो हमारा फ्लो हो रहा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बेस पे हम फ्लो को क्लासिफाई करते हैं लेमिनर और टर्बुलेंट। ओके, लेमिनर और टर्बुलेंट। ठीक, तो लेमिनर फ्लो टर्बुलेंट फ्लो क्या है, इसको हम बस विजुलाइज करते हुए समझते हैं कि सपोज टैप है, ठीक है, तो टैप को जब हम ओपन करेंगे, ठीक, बहुत धीरे धीरे ओपन करेंगे, तो क्या होगा कि इससे वाटर इस तरह निकलेगा, बिल्कुल एक लाइन में।
बहुत अगर हमने कम खोला हुआ है, ठीक है, तो हम देखेंगे बहुत ही एक स्मूथ फॉर्मेशन हो रहा है, और जब वो नीचे अगर सरफेस पे गिर जाए तो कुछ खास आवाज भी नहीं कर रहा है, ठीक, बिल्कुल साइलेंट रह रहा है। ओके, तो इस तरह का जब फ्लो होता है, ठीक, जिसमें कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एक स्मूथ रेगुलर पाथ पे मूव करते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ रेगुलर पाथ होता है, बिल्कुल इस तरह एकदम सब जो जितने भी पार्टिकल्स हैं सब एक लाइन में चलते हैं, ठीक है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, किसी के फ्लो को डिस्टर्ब नहीं करता, सब क्या करते हैं एक दूसरे के एडजस्टेंट इस तरह टैप से गिरते हैं। ओके, तो वैसा फ्लो जो होता है वो लेमिनर होता है, इनका हम पाथ वेल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एडवांस में बता सकते हैं ये किधर जाएगा। सपोज जैसे कि हम ग्लास में पानी लेते हैं, बहुत ही धीरे धीरे उसको जमीन पे गिराते हैं ताकि वो बहे, ठीक, तो वहां पे हम बता सकते हैं कि एक छोटा सा जैसे देखेंगे, जैसे ऐसे पानी इस तरह जमीन सरफेस पे गिरा, सपोज हमने गिराया, ठीक है, इस तरह वाटर गिरा। ओके, देन जिधर स्लोप होगा, ठीक है, जिस तरह स्लोप होगा हम देखते हैं कि धीरे धीरे बिल्कुल उस तरफ, ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे उस तरफ वाटर फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है, बहुत ही पतली सी धारा बनती है और वो उधर से फ्लो करना शुरू कर देता है। ओके, तो हम बता सकते हैं उस फ्लो को देख के हम बता सकते हैं कि ठीक है अभी ये जो है इस तरह जाएगा, ग्राउंड का जो स्लोप है उसको फॉलो करते हुए ये ऐसे जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सारे पार्टिकल्स होते हैं लेमिनर फ्लो में वो लेयर्स में मूव करते हैं। ओके, ये क्या करते हैं, लेयर्स में मूव करते हैं, बिल्कुल एक एडजेसेंट लेयर्स के ऊपर स्मूथली गाइड करते हैं, फिसलते हुए चलते हैं, ठीक। तो चूंकि पार्टिकल्स क्या होता है एक दूसरे के पाथ को डिस्टर्ब नहीं करते, तो इनके बीच कोई मोमेंटम ट्रांसफर भी नहीं होता, ठीक है, ठीक है। बट वहीं पे अगर फिर वापस हम टैप पे आ जाएं और टैप को हमने पूरा खोल दिया, पूरा जैसे ही खोलेंगे तो क्या होगा, हम देखते हैं कि पानी की कुछ बूंदें इधर, ऐसे कुछ धाराएं इधर इस तरह छितरा जाती है, और ये जब जमीन पे गिरता है तो अलग ही आवाज होता है, मतलब उसमें हमें निश्चित पता नहीं सकते कि वाटर का जो पार्टिकल है वो किस तरफ जाएगा, ठीक है। जैसे ही बहुत ज्यादा हम ओपन कर देते हैं ये सारे दिशाओं में छितराना शुरू कर देता है। ओके, तो ये क्या हो गया, इस टाइप का फ्लो क्या होता है हमारा टर्बुलेंट, ठीक है। बिल्कुल फ्लूइड पार्टिकल्स में वो क्या होता है इरेगुलर पाथ में होता है, अपने पाथ पे नहीं चलते, दूसरे के पाथ को भी डिस्टर्ब करते हैं, ठीक। तो इसके कारण क्या होता है कि कंटिन्यूअस मोमेंटम ट्रांसफर होता रहता है एडजेसेंट लेयर्स के बीच, ठीक है। वह जो वेलोसिटी है वो भी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है, ठीक। जैसे अगर टैप का एग्जांपल को लें तो इसका वेलोसिटी कुछ और हो सकता है, इस पार्टिकल का वेलोसिटी कुछ और हो सकता है, यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कुछ और हो सकती है, यहाँ की वेलोसिटी कुछ और हो सकती है। बट अगर हम इस लेमिनार पोर्शन को देखें, जो स्मूथ पोर्शन है, इसमें सारे जो पार्टिकल्स होंगे सब एक ही वेलोसिटी से, जैसे एकदम बिल्कुल एक लाइन पे है तो वो एक ही वेलोसिटी से चलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये है लेमिनर और टर्बुलेंट फ्लो, ठीक। अब फ्लूइड मैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक मशीन्स की जब हम स्टडी करते हैं तो वहां पे ये लेमिनर और टर्बुलेंट फ्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो उनके बिहेवियर को भी स्टडी करना होता है हमें, ठीक है। इनका बिहेवियर कैसा होगा उसके अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं, ठीक। तो इनके बिहेवियर डिसाइड करने के लिए, ठीक है, नॉन डायमेंशनल नंबर्स यूज होते हैं, ठीक। क्या होता है
behavior of flow is governed by a non-dimensional number. ठीक है, नॉन डायमेंशनल नंबर क्या होता है, इस तरह के फ्लो लेमिनर है या टर्बुलेंट है, इसको गवर्न करता है कि नॉन डायमेंशनल नंबर। तो यहाँ पे लेमिनर और टर्बुलेंट के केस में एक नॉन डायमेंशनल नंबर है रेनॉल्ड्स नंबर, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू डिसाइड करती है कि फ्लो जो होगा वो किस टाइप का होगा, लेमिनर होगा या टर्बुलेंट होगा। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या, आर, और साथ में सब्सक्रिप्ट रहता है ई। तो आर ई जो है ये रेनॉल्ड्स नंबर, ये एक्चुअल में क्या है, ये रेशियो है इनर्शिया फोर्स का और विस्कस फोर्स का। ठीक है, इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स का। ठीक, ये कितना होता है, रो वी एल अपॉन म्यू। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारे टर्म्स को हम लोग जानते हैं। रो क्या है, डेंसिटी है, ओके, वी है वेलोसिटी, ठीक, म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, और ये एल जो है, ठीक है, एल यहाँ पे लेंथ नहीं है, एल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, ओके। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ टर्म इसलिए यूज होता है कि सपोज जहां हम स्टडी कर रहे हैं वो रेक्टेंगुलर होगा अगर, ठीक है, तो वहां एल की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, अगर वो सर्कुलर रहा तो कुछ और होगी, ट्रायंगुलर रहा तो कुछ और होगी, इसलिए हम लोग एल को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। जनरली जब हम पाइप फ्लो में डील करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का मतलब होगा जो पाइप है उसका डायमीटर, ओके, ठीक है। तो पाइप फ्लो में इसको हम क्या कह देंगे, और पाइप फ्लो। बार बार यहाँ पे मैं पाइप फ्लो की जिक्र कर रहा हूँ बिकॉज जो ओपन चैनल फ्लो है ये हमें हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में वहां पे पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइप फ्लो में ही बात करेंगे। तो फॉर पाइप फ्लो जो रेनॉल्ड्स नंबर है उसको हम क्या लिख देंगे, रो वी डी अपॉन म्यू। डी क्या हो गया, पाइप का डायमीटर, ये क्या है, डाया ऑफ पाइप, ओके। नाउ जो वैल्यू होती है, ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर की, ठीक, तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन इक्वल टू 2000 है, ठीक है, तो ये क्या होता है, लेमिनर फ्लो होता है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा हो बट 4000 से कम हो, तो ये होता है कि ट्रांजिशन, ठीक है। ये हो गया लेमिनर फ्लो, ये हो गया ट्रांजिशन फ्लो। एंड देन अगर रेनॉल्ड्स नंबर 4000 से ज्यादा हो तो ये क्या हो गया, टर्बुलेंट फ्लो, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि ये चीजें फिक्स नहीं है, ठीक है, इसको हम लोग एक जनरल तरीके से लेते हैं। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम फ्लो के एनवायरनमेंट को बहुत ही हाई प्रिसीजन से कंट्रोल कर दें
ठीक है। फ्लो जो है उसको हम बहुत ज़्यादा हाई प्रिसीजन से कंट्रोल करें तो इवन 5000 रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 5000 भी हो जाएगी, वहां भी फ्लो क्या रहेगा, लेमिनर ही रहेगा। ठीक है, वहां भी फ्लो क्या होगा, लेमिनर ही रह जाएगा। ठीक, ये वैल्यूज जो हैं स्पेसिफिकली केवल पाइप फ्लो में ही आती है। ओके, जब हम ओपन चैनल का स्टडी करेंगे तो वहां पे लेमिनर फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 500 हो जाती है। ओके, देन 500 से 1000 तक ट्रांजिशनल फ्लो होता है एंड 2000 से अब 1000 से अब टर्बुलेंट फ्लो होता है इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, बट यहाँ पे हमें हमारे जो ये इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड मैकेनिक्स है ये कंफाइंड रहेगा पाइप फ्लो पे ही। ठीक है, तो हमें इन्हीं वैल्यूज को ध्यान में रखना है। एंड फर्दर हो सकता है किसी बुक में लेमिनर फ्लो की वैल्यू 1-200 ज्यादा भी हो। ओके, ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ओके, इन जनरल 2000 तक को हम लोग लेमिनर फ्लो में रखते हैं। ओके, नाउ फर्दर हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। ठीक है, उसको तो अगर फ्लो के दौरान, ठीक है, डेंसिटी में जो वेरिएशन है वो नेग्लिजिबल है। ठीक, डेंसिटी में वेरिएशन क्या है, नेग्लिजिबल है। ओके, तो वो फ्लो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल। और अगर बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएशन आ रहा है तो फ्लो क्या हो गया, कंप्रेसिबल। ठीक, इसका एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, लिक्विड फ्लो, लिक्विड फ्लो जो होता है वो जनरली क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। उसमें जो डेंसिटी में वेरिएशन आता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर देंगे तो भी डेंसिटी में वेरिएशन बहुत ही माइनर होता है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ओके, तो जब हम कहेंगे इनकम्प्रेसिबल फ्लो, मतलब कि जो हमारा फ्लो है वो क्या है, लिक्विड का फ्लो है। ठीक, एंड उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, या जो अगर चेंज आ रहा है तो नेग्लिजिबल है। ठीक, देन अगर फ्लूइड के फ्लो में के दौरान, ठीक है, डेंसिटी में बहुत सिग्निफिकेंट वेरिएशन आ रहा है, जैसे कि गैसेस का जो फ्लो होता है, ठीक है, ठीक, गैस फ्लो, तो गैस क्या होता है, उसको हम लोग बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करते हैं फ्लो कराने के लिए। ठीक है, फ्लो कराते हैं, फ्लो करा के जैसे हम लोग एलपीजी यूज करते हैं। ठीक, तो एलपीजी क्या होता है, बहुत ज्यादा हम लोग कंप्रेस करते हैं, तो कंप्रेस कराने से क्या होता है, जो गैस है वो लिक्विड में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एंड देन वो क्या बन जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, तो गैस के केस में फ्लो जो होता है वो क्या होता है, कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, यानी वहां पे जो डेंसिटी में चेंज आएगा वो बिल्कुल सिग्निफिकेंट है, उस एकदम बहुत ज्यादा वैल्यूज होती है। ठीक है, फर्दर जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का, ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं ये बेसिस। ठीक है, कन्फाइंड चैनल में फ्लो हो रहा है या फिर ओवर ए सरफेस, इसके हिसाब से इंटरनल फ्लो और एक्सटर्नल फ्लो कहते हैं। इंटरनल फ्लो हो गया कि अगर फ्लूइड क्या हो रहा है, किसी पाइप और डक्ट में फ्लो कर रहा है और कंप्लीटली बाउंडेड है वो सॉलिड सरफेस से। ठीक है, तो उस टाइप का फ्लो हो गया इंटरनल फ्लो। एंड अगर किसी प्लेट वगैरह पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, अनबाउंडेड है फ्लूइड, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल फ्लो। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंस वैसा नहीं रखता है। ठीक, देन फर्दर फ्लो को हम लोग डायमेंशन के हिसाब से देखें तो 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल फ्लो होता है। 1 डायमेंशनल फ्लो क्या हुआ कि जिसमें
वेलोसिटी वेक्टर जो है केवल एक ही स्पेस वेरिएबल और टाइम पे डिपेंड करता है। ओके, टू डायमेंशनल क्या हो गया जिसमें वेलोसिटी वेक्टर टू स्पेस वेरिएबल्स एंड टाइम पे डिपेंड करता है। और थ्री डायमेंशनल फ्लो क्या हो गया कि वेलोसिटी वेक्टर तीन स्पेस वेरिएबल्स और एक टाइम वेरिएबल पे भी डिपेंड करता है। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। वन डायमेंशनल क्या हो गया, u इक्वल टू यू ऑफ एक्स टी। ठीक है, टू डायमेंशनल हो गया u ऑफ एक्स वाई टी, v ऑफ एक्स वाई टी। एंड सिमिलरली थ्री डायमेंशनल को हम लोग तीनों ही स्पेस वेरिएबल्स के साथ इस तरह लिखते हैं। ठीक है, अब अगर इसका एग्जांपल समझना हो तो इसके लिए सपोज क्या हो, एक प्लेट है इस तरह। ठीक है, बिल्कुल फ्लैट प्लेट है, स्मूथ है, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, तो जब इस पे फ्लो होगा तो क्या होगा कि इनिशियली जो यहाँ पे जो फ्लूइड पार्टिकल्स होंगे वो इस प्लेट से क्या होंगे, बिल्कुल यहाँ पे वेलोसिटी प्लेट के पार्टिकल्स का जीरो है तो जो फ्लूइड पार्टिकल्स होगा उसका भी इस जगह पे वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। एंड जो विस्कोसिटी है उसके कारण सब्सिक्वेंट लेयर्स में वेलोसिटी फिर चेंज होता जाएगा। ओके, तो इस तरह का हमें दिखेगा फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरह का फॉर्मेशन दिखेगा। इस जगह जो वेलोसिटी होगा वो ऑलमोस्ट यहाँ सपोज v वेलोसिटी से चल रहा है तो यहाँ भी क्या होता है कि ऑलमोस्ट v वेलोसिटी होता है। जनरली क्या होता है 0.99 टाइम्स ही होता है। ठीक है, तब इसके केस में क्या होता है कि सपोज एक और प्लेट है। ओके, एक प्लेट यहाँ भी, एक प्लेट नीचे था, एक प्लेट ऊपर भी है। ठीक है, इनके बीच से फ्लो होना। तो शुरुआत में क्या होगा इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे फ्लो जैसे हम लोग इस तरह करा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्लो इस डायरेक्शन में भी हो रहा है और इस डायरेक्शन में भी हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल फ्लो का एग्जांपल हो गया। कहां तक, यहां तक। यहाँ के बाद सपोज जैसे ये पूरे ही दोनों ही प्लेट के बीच पूरी तरह एकदम जो फ्लूइड है वो भर चुका है, तो अब इसके बाद क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, कोई इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक, बट केवल इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये क्या हो गया, वन डायमेंशनल फ्लो। ठीक है, अब अगर बात करें थ्री डायमेंशनल फ्लो की, तो जो भी फ्लो होता है हमारे आसपास, जो भी फ्लो हमें दिखता है इन जनरल, ठीक, जितना जनरल फ्लो होता है वो सारा क्या होता है, थ्री डायमेंशनल फ्लो होता है। ओके, जो हवा में चलती है, ठीक, वो क्या होता है, थ्री डायमेंशनल होता है। ठीक है, पानी हम ऐसे ही अगर बहाएं, ठीक, कोई बाउंड्री सेट ना करके ऐसे ही बहाएं तो वो भी क्या होता है, थ्री डायमेंशनल फ्लो होता है। सपोज जैसे हो गया रिवर। ठीक है, तो रिवर का हमने एग्जांपल लिया, तो जैसे ये रिवर का प्लान है, तो एक तो फ्लो क्या होता है, ऐसे भी होता है। ओके, और फ्लो इस डायरेक्शन में भी होता है, दोनों साइड ऐसे। ठीक, ये रिवर बैंक है, तो दोनों बैंक्स के बीच भी इस डायरेक्शन में भी फ्लो होता रहता है। ठीक है, ऐसे भी फ्लो हो रहा है दोनों बैंक के बीच, और ये तो फ्लो हो ही रहा है रिवर के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में। देन क्रॉस सेक्शनल अगर उसका हम देखें रिवर के, तो रिवर के डेप्थ के डायरेक्शन में भी एक फ्लो होता है। सपोज ये रिवर का क्रॉस सेक्शन,
ठीक है, रिवर यहां तक फुल है। ओके, तो इस डायरेक्शन में भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये हम क्या दे रहे हैं, इसको x कह दे रहे हैं, इसको y कह दे रहे हैं। ये हो गया z, यहाँ ये हो गया y। ओके, तो y डायरेक्शन x डायरेक्शन में भी फ्लो होता है, y डायरेक्शन में भी फ्लो होता है, z डायरेक्शन में भी फ्लो होता है। तो जो जितने भी जनरल फ्लो जो हम देखते हैं वो सारा क्या होता है, 3 डायमेंशनल फ्लो होता है। ठीक है, फिर अगर क्लासिफिकेशन पे आगे बढ़े, अगर फ्लो जब हो रहा हो उस समय फ्लूइड पार्टिकल्स अपने मास सेंटर जो है उसके अबाउट रोटेट ना करें। ठीक है, रोटेट ना करने का मतलब है कि सबने देखा होगा कि इसमें रिवर वगैरह में भंवर बनते हैं। ठीक है, इस तरह भंवर बनता है। ठीक, तो अपने मास सेंटर के अबाउट जो फ्लूइड्स है, ठीक है, वहां लिक्विड पार्टिकल वो रोटेट करते हैं। ओके, फिर किसी डैम के गेट को अगर डैम या बराज के स्लूइस गेट को ओपन किया जाता है, ठीक है, तो जब यहाँ से इस तरफ से वाटर ऐसे निकलता है तो क्या होता है कि ये इधर का लेवल जैसे यहाँ तक है वाटर का। ठीक, तो इधर से जब इतने हाई लेवल से वाटर इस तरफ आता है, ठीक, तो वो क्या करता है, एक इस तरफ का जो लेवल होता है वाटर का उसको जब पकड़ता है तो जंप करता है। ठीक, तो वहां पे इस तरह रोलर फॉर्म करता है। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक जंप। इसको भी हम लोग हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। तो यहाँ भी क्या होता है कि अपने जो मास सेंटर है उसके बाद लिक्विड इस तरह रोटेट करता है थोड़ी देर और देन फिर ये लेवल अटेन करता है। ठीक है, तो जब फ्लो के दौरान फ्लूइड पार्टिकल्स रोटेट नहीं करते हैं अपने मास सेंटर के अबाउट, जैसे कि किसी पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है बिल्कुल स्टेडी यूनिफॉर्म तरीके से, तो क्या होता है उसमें कोई भी रोटेशन नहीं होता है। ठीक है, तो उस टाइप का फ्लो हो गया क्या, रोटेशनल फ्लो। एंड अगर रोटेट हो रहा है तो वो हो गया रोटेशनल फ्लो। फर्दर जो अगला क्लासिफिकेशन है, इनविस्किड एंड विस्कस फ्लो। ओके, तो इनविस्किड यानी कि आइडियल फ्लो। आइडियल फ्लो जिसमें क्या होता है, विस्कोसिटी नेग्लेजिबल। ओके, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि विस्कोसिटी क्या है, 0 है। ठीक है, विस्कोसिटी क्या है, 0 है। ये हमने विस्कोसिटी जब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था उस समय ये चीजें, इस चीज को थोड़ा बहुत समझा ही था। ठीक है, ठीक, वहां इस फ्लो में हम लोग क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं विस्कोसिटी 0 है और वो फ्लो क्या हो जाता है, आइडियल फ्लो। बट इन प्रैक्टिस आइडियल फ्लो नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, सारे जो फ्लूइड हैं वो क्या होते हैं, विस्कस फ्लो करते हैं। ठीक है, सारे फ्लूइड विस्कस फ्लो करते हैं। फ्लूइड के 2 लेयर्स के बीच विस्कोसिटी लगती ही है। ठीक है, तो ये हो गया इनविस्किड एंड विस्कस फ्लो। ओके, तो ये जो वेरियस क्लासिफिकेशंस था ये हमने सारा देख लिया। ओके, अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम स्ट्रीम लाइन्स, स्ट्रीम ट्यूब, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन के बारे में समझेंगे।